हेलो स्टूडेंट्स, रूलिंग द कंट्री साइड। अभी हम लोग हाफ ईयरली के सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर देखा, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अब हाफ ईयरली में ज्योग्राफी का एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3 होंगे। आपके टोटल 6 चैप्टर है, 3 हाफ ईयरली और 3 एनुअल में आपके कवर हो जाएंगे। 2 चैप्टर ऑलरेडी आपके यूनिट टेस्ट 1 के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd चैप्टर हाफ ईयरली के लिए हो गया। हाफ ईयरली में यूनिट टेस्ट के बाद 1st और 2nd चैप्टर के बाद हिस्ट्री में 3rd और 4th चैप्टर आएगा। ये 3rd चैप्टर है, रूलिंग द कंट्री साइड। अब यहाँ रूल किसका है, कंट्री कौन सी है, ये आप आइडिया लग गया होगा। कंट्री है इंडिया और रूल है ब्रिटिश। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आए और पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे कैसे इनका कब्जा होता चला गया। जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी की, तो इसका मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश। तो सबसे पहले आपको याद होगा 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी, यानी बंगाल का दीवान बना दिया। इससे उनको वहाँ के सारे रेवेन्यूज कलेक्ट करने का राइट मिल गया। अब वो बंगाल को अपने हिसाब से चलाएंगे। उसके लिए उन्होंने किया क्या, ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ज़मींदारी सिस्टम यानी कि काफ़ी सारी ज़मीन कुछ लोगों के हवाले कर दी जाती थी। अब उनको बोला जाता था कि आप इस पर कल्टीवेशन करवाइए और जो भी रेवेन्यू मिलता है वो हमको दीजिए। आमतौर पे राजाओं को, जो वहाँ के राजा रहे होंगे या उसी लेवल के लोगों को ज़मींदार बनाया जाता था। वो लोग क्या करते थे, फार्मर से कल्टीवेशन कराते थे और उनसे रेवेन्यू जो कलेक्ट हो सकता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, यानी कि कंपनी को देते थे। तो एक चीज़ आपने अभी यहाँ आपने जान ली, ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम के अलावा 2-3 सिस्टम और हैं। एक मुनरो सिस्टम, जिसको कि रैयतवादी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, रैयत फार्मर्स को दे दी जाती थी कि आप इस पर कल्टीवेशन कीजिए और जो मेन प्लांटर्स हैं आप उनको अपनी कल्टीवेशन का काफ़ी बड़ा हिस्सा बेचकर या कैश में या कुछ भी या अपनी क्रॉप्स उनके हवाले कर दीजिए। सेवनटीन 65 में दीवान बनने के बाद विदिन 100 ईयर्स यानी 1865 तक इन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कंपनी ने कि पहले उनको जो इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बाहर से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करके लाना पड़ता था, अब लाना नहीं पड़ता था। 1865 से होने क्या लगा, इनका रेवेन्यू कलेक्शन इतना होने लगा कि उसी से ये सारे प्रोडक्ट जैसे कॉटन, स्पाइसेस वगैरह खरीदने लगे और उसको यूरोप में एक्सपोर्ट करने लगे। यहाँ पे एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं महलवारी सिस्टम। जैसे कि मुनरो सिस्टम को कॉलिन मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, महलवारी सिस्टम को ओल्ड मैकेंजी
नहीं इंट्रोड्यूस किए थे। स्पेलिंग शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोर्ट मैकेंजी की आप लोग देख लीजिएगा। इस महलवारी सिस्टम में क्या होता था? महल का मतलब होता है गांव। महलवारी सिस्टम में होता क्या था? गांव के गांव दिए जाते थे प्लांटेशन के लिए और उनका एक रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। ज़मींदारी सिस्टम में भी क्या होता था? रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन मुनरो सिस्टम यानी रैयतवारी में फिक्स नहीं होता था। जैसा वहाँ की कल्टीवेशन होती थी उसी हिसाब से रेवेन्यू गैदर किया जाता था। नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में ये बहुत चलता था। बाद में साउथ इंडिया में मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब आते हैं कि ये चैप्टर क्यों आया है, आपके सिलेबस में क्यों दिया हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू का मेन सोर्स था एग्रीकल्चर, और वो ऐसे क्रॉप्स की कल्टीवेशन करवाते थे जिसकी यूरोप में ज़्यादा डिमांड होती थी। टी, शुगर केन, कॉटन और स्पाइसेस, ये 4 आइटम मेन थे। इसके अलावा एक और आइटम आता है इंडिगो। आजकल इंडिगो एयरलाइंस भी चल रही है, लेकिन ये वो इंडिगो नहीं है। इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जो रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ब्लू कलर क्लॉथ को डाइन करने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता था, और उस टाइम पे यूरोप में इसकी डिमांड बहुत थी। प्रॉब्लम क्या था? इंडिगो मोस्ट फर्टाइल लैंड पे कल्टीवेट हो सकता था। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप कम से कम 3/20 पार्ट पे इंडिगो प्रोड्यूस कीजिए। इसको बोलते हैं 3 कथिया। 3 कथिया यानी कि आपको 3/20 पार्ट, हर 20 के। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे ज़िले में, प्रतापगढ़ में, या कह लीजिए यूपी में बिस्सा बीघा चलता है। 20 बिस्से का 1 बीघा बनता है। तो अगर आप 1 बीघा किसी के पास है तो उसमें से 3 बिस्सा इंडिगो के लिए ज़रूर रखना पड़ेगा, इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मोस्ट फर्टाइल लैंड पे ये कल्टीवेट होता है, तो बाकी के जो लैंड वो बचते थे उन पे वो दूसरी क्रॉप्स कल्टीवेट कर लेते थे। और यहाँ पे एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। प्रॉब्लम ये है कि इनको क्रॉप्स का वैल्यू बहुत कम मिलता था। कई बार तो इनकी अपनी लागत भी नहीं निकल पाती थी, और यहीं से फार्मर्स के बीच में विद्रोह की भावना आने लगी। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, वीडियो देखिए। क्या? देखिए कुछ आ गया है। ओके, बैटरी लो का वार्निंग था, मेरी बेटी ने बताया। हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको फिनिश करते हैं। बंगाल में इन्होंने क्या किया? फार्मर्स ने मना कर दिया कि हम अब इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे, और इसी को बोला गया ब्रू रिबिलियन। और लास्ट में हुआ क्या? बंगाल से कंपनी को बुरिया बिस्तर समेटना पड़ा, इंडिगो कल्टीवेशन के लिहाज से।
और इन्होंने अब इंडिगो कल्टीवेशन को बिहार में शिफ्ट कर दिया गया। और बिहार में भी क्या हुआ, बिहार में 1915 में गांधी जी के नेतृत्व में एक और रिविलियन हुआ और वहाँ से भी इंडिगो कल्टीवेशन ख़त्म कर दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर किसानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता, उनका फल नहीं मिलता, तो वो काम क्यों करेंगे। कुछ दिन तो डर से या दबाव से करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब उनकी लिमिट क्रॉस हो गई, उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, तो वो रिबिल बन गए और रिबिलियन आया। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, घुमा फिरा के अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो यही कुछ रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। बहुत छोटा चैप्टर है और थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है आगे आप 9th-10th में अगर हिस्ट्री पढ़ें तो आपके कुछ काम आ जाए। इसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगाऊंगा और थोड़ी देर बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा। तब तक आप लोग चाहे तो अपनी बुक उठा के चैप्टर 4 एक बार रीड कर सकते हैं।